चलो जी, तो अब तक जो हमने देखा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, एक बार उसको समराइज कर लेते हैं। एंड ये वीडियो आपको यूट्यूब पे भी अवेलेबल हो जाएगी फॉर योर फर्दर रिविजन्स। चलो, हमने बात करी थी एएस, टेन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पीपीई वैसे इन जनरल है क्या। भाई अगर आपने नोटिस करा हो, मैं आपसे एक चर्चा करता हूँ कि आपने अब तक जो 11th-12th फाउंडेशन में आपने पढ़ा, आपने देखा कि एक पीरियड, पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, भाई आपने यहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस करे तो भले ही वो एक्सपेंस पे ना हुए हो, आप तब भी उनको खर्चा दिखा देते हो रेवेन्यू के आगे मैच कराने के लिए, ताकि आपका करेक्ट प्रॉफिट आ सके। आपने एक बात नोटिस करी कि अगर आप कोई खर्चा एक से ज़्यादा पीरियड के लिए करते हो, फॉर एग्जांपल आपने कोई इंश्योरेंस का खर्चा करा, वो 2 पीरियड के लिए है, तो आप जितना इस पीरियड को पर्टेन करता है, मैं अगर एग्जांपल लूँ, आपने 10,000 रुपये का कोई इंश्योरेंस पे करा, तो आप कहते हो कि ये 10,000 रुपये का इंश्योरेंस भले ही मैंने इस साल पे करा है, लेकिन ये इस साल के लिए और इस साल 2 सालों के लिए है। तो आप यहाँ पे कितना अमाउंट दिखाते हो? आप दिखाते हो 5,000 रुपये। और यहाँ पे कितना दिखाते हो? यहाँ पे भी दिखाते हो 5,000 रुपये, क्योंकि आप ये कहते हो कि आपने ये 10,000 रुपये का खर्चा 2 सालों के लिए किया है। तो आप कहते हो कि इस खर्चे को इसके अपोर्शन पीरियड में बंटना चाहिए, ताकि ये उसके रेवेन्यू से मैच होके हमें करेक्ट प्रॉफिट की पिक्चर दे सके, क्योंकि आप मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हो। बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो जो आप 5,000, आप इसकी एंट्री क्या डालते हो? आप इसकी एंट्री डालते हो इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट 5,000 रुपये से प्रीपेड डेबिट 5,000 रुपये से टू बैंक 10,000 रुपये से। ये आपका बैलेंस शीट के अंदर चला जाता है एज एन एसेट। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाता है खर्चे की तरह। तो मैं कह रहा हूँ ये भी तो आपने एक एसेट ही दिखाई है। ये आपने एसेट क्यों दिखाई है? क्योंकि जो ये 5,000 रुपये हैं, ये भविष्य को पर्टेन करता है, फ्यूचर को पर्टेन करता है। इसका बेनिफिट आपको पीरियड नंबर 2 में मिलेगा। इस वजह से आपने कहा ये इस साल को पर्टेन नहीं करता, ये आगे आने वाले सालों को पर्टेन करता है, तो इसको आगे ले जाएंगे। तो इस साल जब मैचिंग कॉन्सेप्ट लगेगा तो ये 5,000 रुपये खर्चे के अंदर दिखेगा। यही कॉन्सेप्ट है पीपीई का। भाई आपने इसकी जगह कोई प्लांट ले लिया, आपने इसकी जगह कोई प्लांट ले लिया, प्लांट लिया आपने 1,00,000 रुपए का प्लांट लगवा दिया। भाई ये प्लांट चलेगा 10 सालों तक। तो क्या मैं इसी पीरियड में, पीरियड नंबर 1 में 1,00,000 का खर्चा डाल दूं? द आंसर इज नो। भाई ये जो 1,00,000 रुपए का प्लांट है, ये आपको 10 सालों तक बेनिफिट प्रोवाइड करेगा कि आप 10 सालों तक इस प्लांट से गुड्स प्रोड्यूस करोगे और 10 सालों तक उन गुड्स को बेच के रेवेन्यू जनरेट करोगे। तो आपको नहीं लगता ये जैसे ये 10,000 रुपये बटा था प्रीपेड एक्सपेंस, ये 1,00,000 भी बढ़ जाना चाहिए एज अ प्रीपेड एक्सपेंस? बिल्कुल बढ़ जाना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? जो इस साल का खर्चा है, जो इस साल का खर्चा है और जो इस साल का खर्चा है, ऐसे करके 10 सालों के खर्चे अलग अलग होने चाहिए। बोलो हाँ या ना? 1 2 3 4 5 6। बताओ जी, आपको नहीं लगता कि ये अलग अलग सालों में बंटना चाहिए, पीरियड 1 2 3? क्योंकि जो 1,00,000 रुपए का खर्चा हमने करा है, वो 1,00,000 रुपए का खर्चा सिर्फ इस पीरियड के लिए नहीं है, भविष्य के आने वाले पीरियड के लिए भी है। तो 10,000 रुपये हर साल आ जाने चाहिए।
ठीक साहब। अगर मैं पीरियड 1 में जर्नल एंट्री की बात करूं, अगर मैं सेम एंट्री पास करने की कोशिश सोचूं, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कोई खर्चा, एक्सपेंस, अभी मैं नेचर नहीं डाल रहा, डेबिट 10,000 रुपये से, प्रीपेड एक्सपेंस 90,000 रुपये से, टू बैंक 1,00,000 रुपये से। बस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने इसको बोल दिया कि इस एसेट को आपको प्रीपेड से नहीं, किससे दिखाना है? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, यानी कि प्लांट के नाम से दिखाना है, एज एन एसपीपी दिखाना है। ये पता लगे शेयर होल्डर को कि हमने 1,00,000 रुपए प्लांट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जो हमें हर साल 10-10 हज़ार रुपए का बेनिफिट, जो उसकी कॉस्ट है वो अलोकेट होती है अकॉर्डिंग टू बेनिफिट। और इस खर्चे को बोल दिया डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। इस खर्चे को क्या बोल दिया? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। तो मेरे दोस्त, क्या हम ये कह सकते हैं कि आज के दिन मैं जो भी खर्चा करता हूं, यदि उसका बेनिफिट मेरे को उसी पीरियड में मिल जाता है तो वो मेरा एक्सपेंस बन जाता है, मैं उसको उसी पीरियड में प्रोवाइड फॉर कर देता हूँ। लेकिन यदि उसका एक्सपेंस मुझे भविष्य में बेनिफिट देने वाला है, जैसे प्लांट का आपको भविष्य में बेनिफिट मिलने वाला है, 10 सालों तक बेनिफिट मिलने वाला है, प्रीपेड एक्सपेंस इंश्योरेंस का 2 सालों तक मिलने वाला है, तो हम उसको अपोर्शन कर देते हैं पीरियड में। इस अपोर्शन को क्या बोला गया? डेप्रीसिएशन। और इस एसेट को क्या बोला गया? पीपीई। बताओ, इतनी बात समझ में आती है कि पीपी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? अभी मैं डेफिनेशन एएस 10 बियरर प्लांट उस तक पे गया ही नहीं। मैं चाह रहा हूं कि आपके दिमाग में ये बात चली जाए कि डेप्रिसिएशन का नेचर क्या है, पीपी का मतलब क्या है, पीपी दिखाने का लॉजिक क्या है। तो बहुत सारे डाउट वहीं से रिजॉल्व होने शुरू हो जाएंगे जब हम डिस्कशन करेंगे कि इसको कब तक कैपिटलाइज करना है, इसको क्यों कैपिटलाइज करना है, इसको कब डी कैपिटलाइज करना है अकॉर्डिंगली। तो मुझे बताओ, क्या इतनी बात समझ में आती है? बताओ जी। चलो, तो अब हम समरी डिस्कस कर सकते हैं। ये वो बेसिक कॉन्सेप्ट था जिससे बेसिस पे हमने क्लास स्टार्ट करी। तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया कि पीपीई क्या है। भाई, हमने आपको बताया कि क्यों पीपीई का कॉन्सेप्ट क्या है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है, क्यों हम प्रीपेड एक्सपेंस को दिखाते हैं, उसी से रिलेटेड है। भाई, जो खर्चा आज करा है, यदि उसका बेनिफिट भविष्य में भी मिलना है तो उस खर्चे को आपको भविष्य में ही बांटना पड़ेगा, जैसे आप प्रीपेड एक्सपेंस को बांटते हो। सिमिलर उस पर ये पीपीई का कॉन्सेप्ट भी बेस्ड है, एएस 10 का कॉन्सेप्ट भी बेस्ड है। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्कोप की, कि इसके अंदर क्या क्या आता है। भाई, इसके अंदर सारी जो भी आइटम पीपीई की डेफिनेशन को क्वालिफाई कर देगी वो इसके अंदर आ जाएगी। फिर उसके बाद जो भी बियरर प्लांट होगा वो इसके अंदर आ जाएगा। बियरर प्लांट से मतलब क्या है? बियरर प्लांट से मतलब है कि वो प्लांट जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को प्रोड्यूस करेगा, जैसे आम का पेड़, जैसे रबड़ का पेड़, वो जो प्रोड्यूस करेगा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को, तो वो बियरर प्लांट है। तो उस प्लांट पे पीपीई लग जाएगा, लेकिन जो आम निकल कर आएंगे उस पेड़ से, उस पे पीपीई नहीं लगेगा। तो बियरर प्लांट के ऊपर लग जाता है, लेकिन प्रोड्यूस के ऊपर नहीं लगता। लाइफ स्टॉक के ऊपर अभी कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब तक नहीं है, तो जो लाइफ स्टॉक पीपी की डेफिनेशन को फुलफिल कर देंगे उनके ऊपर लग जाएगा। उसके बाद अगर जो नहीं करेंगे डेफिनेशन को फुलफिल, फिर ये बाहर हो जाएगा लाइफ स्टॉक। कौन कौन से आउट हो जाएंगे? जो प्रोड्यूस होंगे, जो आम प्रोड्यूस हुए हैं आम के पेड़ से, वो स्कोप्ड आउट हो जाएंगे। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो भी स्कोप्ड आउट हो जाएंगे, लेकिन बीपी जो बियरर प्लांट है वो इंक्लूड रहेगा। मिनरल राइट, वेस्टिंग राइट जो है वो भी स्कोप्ड आउट हो जाएंगे। अब समझते हैं मीनिंग क्या है बियरर प्लांट का। बियरर प्लांट से क्या मतलब है? भाई, बियरर प्लांट के लिए 3 कंडीशन फुलफिल होनी जरूरी है। पहली तो क्या, कि वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को प्रोड्यूस करे, प्रोडक्शन करे किसकी? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की। और कितने टाइम तक प्रोड्यूस कर सकता हो? 12 महीने तक। यदि आम का पेड़ 1 महीने बाद ही ढह जाएगा तो फिर एसेट दिखाने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। तो 12 महीने तक वो प्रोड्यूस कर सकता हो, और उसके बड़े कम चांस हो, रिमोट चांस हो कि उसको बेचा जाएगा एज एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। भाई, फॉर एग्जांपल, अगर आपने इंसिडेंटल स्क्रैप कर दिया, यहाँ पे लिखा भी हुआ है इंसिडेंटल सेल करी, तो ये कंडीशन जो है फुलफिल तब भी मानी जाएगी कि आपने आम का पेड़ लगाया, आपके कोई इंटेंशन नहीं है कि आप उस आम के पेड़ को एज इट इज बेच दोगे। यदि आप उस आम के पेड़ को एज इट इज बेच दोगे तो वो ये थर्ड कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा और वो बाहर हो जाएगा। कहाँ से? एएस 10 से वो बाहर हो जाएगा।
लेकिन यदि आपने आम का पेड़ लगाया, आपने पेड़ पौधे लगाए जो आम के, उससे आम प्रोड्यूस करा, और बार बार जब उस पे आम निकल रहे थे आपने उन आम के जो प्रोडक्शन थी आम की उसको बेचा। अब वो पेड़ इतना पुराना हो चुका है कि आपने उसको जला देना है या फिर उसको एज एन इंसिडेंटल सेल कर देना है, तो ये कंडीशन उस केस में तब भी फुलफिल मानी जाएगी, वो तब भी बिरर प्लांट ही माना जाएगा, और क्योंकि वो बिरर प्लांट माना जाएगा तो वो AS10 के अंदर कवर हो जाएगा। अब क्या मतलब होता है पीपीई का, हमने ऊपर देखा कि पीपीई जो है वो कवर्ड है AS10 के अंदर, तो पीपीई का मतलब क्या है? मैं आपसे पूछता हूँ पीपीई का क्या मतलब होगा। मुझे जरा एक बात बताओ, हमने देखा अभी पीछे कि भाई जब हमने कोई खर्चा करा तो हमें उसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा था, एक पीरियड से ज्यादा का वो होना जरूरी था। अगर मान लो इंश्योरेंस एक्सपेंस एक ही पीरियड का होता तो आप प्रीपेड थोड़ा ना दिखाते, तो बेनिफिट जो है वो एक पीरियड से ज्यादा पीरियड में होना चाहिए। तो इसलिए एक कंडीशन आ गई, एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन 12 मंथ, 12 महीने से ज्यादा होना चाहिए, एक पीरियड से ज्यादा होना चाहिए। दूसरा, जो वो एसेट, जो आपका एसेट है वो किस लिए यूज होना चाहिए? बिजनेस के लिए यूज होना चाहिए, या तो प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के लिए यूज होना चाहिए, मतलब बिजनेस के लिए वो यूज होना चाहिए, या फिर एडमिन पर्पज से भी हो सकता है, जो आपने ऑफिस में फर्नीचर लगा रखा है, आपका जो लैपटॉप है वो भी तो पीपीई है, या फिर किसी और को भाड़े पे देने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये तीनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल होती है, प्लस उसको आप यूज करोगे 12 महीने से ज्यादा, तो वो क्या है? पीपीई है। और यदि वो पीपीई है तो वो AS10 के अंदर आ जाएगा। यदि इन तीनों कंडीशन 1 और कंडीशन 2 में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो वो पीपीई नहीं है और वो इस स्टैंडर्ड से स्कोप्ड आउट हो जाएगा। हमने बड़ा डिटेल में डिस्कस करा था जब हम क्लास में थे, क्योंकि अभी हम समरी की बात कर रहे हैं तो मैं बस आपको कॉन्सेप्ट ब्रश अप करवा रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं कि चलो हमें समझ में आ गया क्या पीपीई है, क्या बिरर प्लांट है, किसको लेना है किसको नहीं लेना है, लेकिन इनिशियल रिकॉग्नाइज कब करोगे? इनिशियल रिकॉग्निशन का मतलब क्या है साहब? इनिशियल रिकॉग्निशन का मतलब है कि आप बैलेंस शीट में कब दिखाओगे। बैलेंस शीट में दिखाने से मतलब है कि जो आप एंट्री करते हो ना पीपीई टू बैंक, वो आप कब करोगे, ये एंट्री आपको कब करनी है? तो ये एंट्री आपको तब करनी है जब उस एसेट से आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आना शुरू हो जाए और आप उसकी कॉस्ट को मेजर कर सको रिलायबली। ये अभी अभी हमने डिस्कस करा था फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। भाई अगर अगर आपने कोई खर्चा करा और आपको पता है कि उससे आपको भविष्य में बेनिफिट मिलने वाला है, तो आप उसको एज एन एसेट दिखाओगे, क्योंकि आप एज एन एसेट दिखाओगे, जिस दिन आपको लगेगा कि हाँ मुझे बेनिफिट मिलने वाला है, उस दिन आप इनिशियल रिकॉग्नाइज कर दोगे और उसको पीपीई दिखा दोगे। अच्छा, जो स्मॉल आइटम्स होती हैं, आप जिनका जो ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रही होती हैं, कंपनी चाहे तो अकाउंटिंग पॉलिसी चॉइस के तहत उसको एक्सपेंस ऑफ कर सकती है। भाई 5-1 हज़ार रुपए की छोटी मोटी आइटमें हैं, 10,000 की छोटी मोटी आइटमें हम नहीं चाहते। हमने एनुअल रिपोर्ट भी देखी थी कि जहाँ पे उन्होंने लिखा होता है कि हम उन आइटम्स को पीपीई नहीं दिखाते, हम उसको पीएनएल में चार्ज कर देते हैं। भाई चलो ठीक है, हमें समझ में आ गया कि आप कब पीपीई दिखाओगे, लेकिन इस पीपीई को आप मेजर कैसे करोगे, किस वैल्यू पे दिखाओगे? तो हमने कहा आप इसको मेजर करोगे कॉस्ट पे। कॉस्ट का मतलब क्या है कि जो भी आपने परचेज प्राइस दिया है, इसके अंदर टैक्सेस जो है वो एक्सक्लूड कर रखे हैं, जिनका क्रेडिट मिल जाएगा। रिबेट आप हटा दोगे, ट्रेड डिस्काउंट आप हटा दोगे, आप वो सभी कॉस्ट लोगे जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होगी, और वो वाली कॉस्ट भी लोगे जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग कॉस्ट को भी आप कंसीडर करके चलोगे। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट का मतलब क्या है? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट का मतलब क्या है कि भाई जब आपने पीपीई का काम बनाना या फिर उसको लेने गए, तो आपके दिमाग में एक कंडीशन होगी ना कि मुझे इस तरीके की एसेट चाहिए जो मेरा बिजनेस के अंदर काम करेगी या एडमिन पर्पज से काम करेगी। अगर आप लैपटॉप लेने गए हो, चलो आजकल तो मार्केट में विंडोज इंस्टॉल लैपटॉप मिलता है, बट मैं कह रहा हूँ आप लैपटॉप लेने गए हो, कुछ लैपटॉप ऐसे भी मिलते हैं जिसपे विंडोज इंस्टॉल नहीं होती, तो आपने उसको बोलते क्या है लैपटॉप को, मुझे याद नहीं आ रहा। तो आप आपकी जो इंटेंशन थी, क्या आपको वो विदाउट विंडोज का वो लैपटॉप लेना था? द आंसर इज नो। आपकी कंडीशन क्या थी कि आपको उस लैपटॉप को यूज करना है अपने ऑफिस पर्पस के लिए, जिसकी प्री रिक्विजिट है कि उसके अंदर विंडोज इंस्टॉल रहे। तो जो उसकी कंडीशन है वो क्या है? आपकी इंटेंशन बाय मैनेजमेंट। तो अब जब मैं कॉस्ट ऑफ लैपटॉप जो है,
वो लेट से आपको पड़ी 30,000 रुपीज़ की। आपने विंडोज़ इंस्टॉल कराई मार्केट से, लेट्स से 1000 रुपीज़ की, तो आपको लैपटॉप कितने का पड़ेगा? 31,000 का। ये 1000 मैं ऐड क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आपकी इंटेंशन थी ये लैपटॉप बिना इस विंडोज के उस कंडीशन तक आ ही नहीं पाता जिस कंडीशन में आपको वो लैपटॉप यूज करना है। तो ये 1000 रुपये क्या होगा? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होगी, विच शुड बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द लैपटॉप। अगर ये कोई ऐसी कॉस्ट होती जो उस कंडीशन से रिलेटेड नहीं थी, भाई आपने लैपटॉप पे लाइटें भी लगवा दी, आपने लैपटॉप पे जो कुछ डिजाइनर लाइटें लगवा दी, जो ऐसी कंडीशन नहीं थी कि आप उसके बिना लैपटॉप यूज नहीं कर सकते थे, तो उनको क्या कर दोगे? आप एक्सपेंस ऑफ कर दोगे, P&L में डाल दोगे, क्योंकि आप लैपटॉप उस कंडीशन तक रेडी हो चुका था जिस कंडीशन पे आपको उसको यूज करना था। उसके बाद के जो भी खर्चे हैं वो उस लैपटॉप की कॉस्ट में ऐड नहीं होंगे, तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट जो है वो ऐड हो जाएगी। फिर उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग कॉस्ट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग कॉस्ट का मतलब क्या है कि समटाइम हम कोई एसेट ऐसी परचेज करते हैं या लीज पे लेते हैं, जैसे ऑयल एंड गैस सेक्टर में होता है कि जब ऑयल एंड गैस सेक्टर वाले किसी साइट पे जाते हैं और वेल खोदते हैं तो उनका कंडीशन रहता है कि जितने टाइम के बाद आप ये वेल को खाली करोगे, इस साइट को खाली करोगे, इसको वैसा ही बनाओगे जैसी ये थी। तो उनको पता होता है डे 1 पे ही, उनको यहीं पे पता होता है, डे 1 पे पता होता है कि जब आज हमने अगर मान लो 1 करोड़ का खर्चा करा है, तो जब हम ये साइट खाली करेंगे 10 सालों के बाद, तेल निकालने के बाद, तो हमें लेट्स से 50 लाख रुपीस का खर्चा और करना पड़ेगा इस साइट को वैसे बनाने के लिए जैसा ये थी। तो 50 लाख रुपए को वो क्या करते हैं, वो आज की वैल्यू पे प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं एट डिस्काउंट रेट, लेट्स से 10%। उसकी वैल्यू पे ये जो अमाउंट आता है, लेट्स से 50 लाख का वैल्यू आ गई 30 लाख रुपीज, तो इसको ये पीपीई में ऐड कर देते हैं, पीपीई अकाउंट है 30 लाख। 2 प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग 30 लाख। फिर उसके बाद ये प्रोविजन जो है एज पर AS 29 वाइंड अप होता रहता है, इसको बोलते हैं फाइनेंस कॉस्ट, कंपनी बुक करती रहती है फाइनेंस कॉस्ट टू प्रोविजन, जो भी 3 लाख, 10% करा है ना, 3 लाख रुपीज, और ये 10 सालों तक चलता रहेगा जब तक ये वैल्यू 50 लाख नहीं हो जाती। फिर जो फाइनल कॉस्ट आएगी वो बुक हो जाएगी, प्रोविजन के साथ सेटअप हो जाएगा, एंड डिफरेंस विल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये सारी आइटम मिलके क्या बनाती हैं? आपकी कॉस्ट ऑफ पीपी। ये सारी आइटम मिलके क्या बनाती हैं? आपकी कॉस्ट ऑफ पीपी। इसी वैल्यू पे आप ये एंट्री पास करते हो, इसी वैल्यू पे आप ये वाली एंट्री पास करते हो, पीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक। चलो जी, फिर उसके बाद मैंने आपको कहा कि अगर आपने पेमेंट को डिले करा है, पेमेंट को डिले करा है जिसकी वजह से आपको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट देनी पड़ गई, तो वो क्या है? बोरोइंग कॉस्ट है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 की ये कंडीशन फुलफिल होती है तो ही कैपिटलाइज होगी, अदरवाइज ये कैपिटलाइज नहीं होगी। यदि आपने कोई टेस्टिंग वगैरह करी है तो उस टेस्टिंग से अगर कोई प्रोसीड हुआ है तो उसको नेट करके जो कॉस्ट आएगी आप उसको भी कैपिटलाइज कर दोगे। फिर उसके बाद हमने कहा कि जरूरी थोड़ा ना हम दुकान से ही खरीद के लाए, हम खुद भी तो एसेट बना सकते हैं। तो हमने कहा हाँ बना सकते हैं, तो उसकी कॉस्ट क्या रहेगी? उसकी कॉस्ट वही रहेगी जो एक्वायर्ड एसेट की कॉस्ट रहती, लेकिन कोई भी इंटरनल प्रॉफिट अगर है आप वो उसको ऐड नहीं करोगे। कोई भी एबनॉर्मल आइटम यदि है तो आप उसको ऐड नहीं करोगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप एक हाथ दे और एक हाथ ले वाली कंडीशन पे आ गए हो कि हमने एसेट एक्सचेंज कर लिया, तो आप क्या करोगे? तो आप उस वैल्यू पे दिखाओगे जो वैल्यू फेयर वैल्यू की एसेट आपने गिवन अप करी है, तो आप दी है। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं कि वो कमर्शियल सब्सटेंस को लैक नहीं करती एंड आप किसी भी एसेट की फेयर वैल्यू को निकाल सकते हो, ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो आप दिखाओगे फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप। फेयर वैल्यू का ऑर्डर क्या रहेगा? अगर आप गिवन अप की एसेट की वैल्यू निकाल सकते हो तो वो, अगर नहीं निकाल सकते तो एसेट रिसीव की फेयर वैल्यू, अगर वो भी नहीं निकाल सकते तो जो आपने एसेट गिवन अप करी है उसकी जो बुक वैल्यू आ रही थी, नेट बुक वैल्यू, आप उसी पे उस एसेट को दिखा दोगे। तो ये आ गया आपकी एक्सचेंज का केस। फिर उसके बाद एसेट लेने के बाद अच्छा एक चीज और भी है कि जो आपकी, चलो इस पे बाद में आएंगे। फिर उसके बाद यदि आपने कोई सब्सिक्वेंट कॉस्ट इनकर कर दी, सब्सिक्वेंट कॉस्ट इनकर करने का मतलब क्या है? भाई आपने एसेट ले लिया, उसके बाद भी तो कुछ खर्चे हो सकते हैं। लैपटॉप ले लिया, लैपटॉप की रिपेयर करा ली,
कहीं कीबोर्ड खराब हो गया तो आप क्या करोगे? तो यदि वो नॉर्मल है, जर्नल कॉस्ट है, तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर दो। लेकिन यदि आपने कुछ रिप्लेसमेंट करा दिया है, भाई लैपटॉप का कीबोर्ड रिप्लेस कराया तो चलो एक्सपेंस ऑफ कर देंगे, लेकिन लैपटॉप का मदरबोर्ड ही रिप्लेस करा दिया और वो एक सिग्निफिकेंट पार्ट भी था, तो हम जो नया मदरबोर्ड लगाएंगे उसकी कॉस्ट को ऐड करेंगे और जो पुराने मदरबोर्ड की कॉस्ट थी उसको हम डी रिकॉग्नाइज कर देंगे। यदि आप कह रहे हो कि हमें तो पता ही नहीं है, हमारे पास तो एक ही बिल है लैपटॉप का, हमें क्या पता मदरबोर्ड कितने का है, तो हम कहते हैं कि चलो अच्छा आपको नहीं पता, तो जो आज की आपकी करंट कॉस्ट लगी है रिप्लेसमेंट की, नए मदरबोर्ड की, आप उसके बेसिस पे निकालो कि आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी हो सकती थी तब की, और आप उसको वहां से रिमूव कर दो। फिर उसके बाद जो सब्सिक्वेंट कॉस्ट होगी उसकी ये ट्रीटमेंट रहेगी। उसके बाद जब आपने पहली बार ये वाली एंट्री पास कर दी, ये वाली एंट्री आपने पास कर दी, उसके बाद आपकी बैलेंस शीट डेट आ जाएगी जिस दिन आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, तब आप उस पीपी को जो आपने बैलेंस शीट में दिखाया है कैसे दिखाओगे अपनी बैलेंस शीट के अंदर। तो उसके दो तरीके हैं। पहला है कॉस्ट मॉडल। कॉस्ट मॉडल कहता है जो आपकी वैल्यू है, ग्रॉस ब्लॉक है, उसमें से जो अब तक का डेप्रिसिएशन है वो माइनस कर दो, तो नेट बुक वैल्यू पे आप अपनी पीपी को दिखा दोगे। दूसरा है रिवैल्यूएशन मॉडल। रिवैल्यूएशन मॉडल कहता है कि आप कंपेयर करोगे नेट बुक वैल्यू को किसके साथ, रीवैल्यूड अमाउंट के साथ। आप रीवैल्यूड अमाउंट के साथ उसको कंपेयर करोगे और उसको किस पे दिखाओगे, रीवैल्यूड अमाउंट पे दिखाओगे। ये है रिवैल्यूएशन मॉडल। जब आप रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करते हो तो आपको ध्यान में रखना है कि रिवैल्यूएशन आपको क्लास वाइज करना होता है, इंडिविजुअल एसेट वाइज नहीं करना होता। तो अगर मैंने बिल्डिंग ले रखी है फॉर कमर्शियल पर्पस, तो अगर मैं एक बिल्डिंग की रिवैल्यूएशन पे मॉडल पे रख रहा हूं, तो जितनी भी बिल्डिंग कमर्शियल पर्पस के लिए हैं उन सभी को रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखा जाएगा। अगर मैं ऑफिस बिल्डिंग को रिवैल्यूएशन मॉडल पे रख रहा हूँ, खाली लैपटॉप्स को रिवैल्यूएशन मॉडल पे रख रहा हूँ, तो सभी लैपटॉप रिवैल्यूएशन मॉडल पे रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये वाला लैपटॉप जो है ये रिवैल्यूएशन पे है, जो वो वाला लैपटॉप है वो कॉस्ट पे है। इंडिविजुअल वाइज नहीं चलेगा। ठीक साहब। फिर उसके बाद कब कब रिवैल्यूएशन करना है, तो वो आपको एसेट के बेसिस पे करना है, बट कितनी वो वॉलेटाइल है उसकी वैल्यू, बट आपको ध्यान में रखना है कि उसकी वैल्यू बैलेंस शीट डेट पे सिग्निफिकेंटली डिफर ना करे। जब आप रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करते हो तो आपको इफेक्टिव डेट ऑफ रिवैल्यूएशन बताना होता है, आपने इंडिपेंडेंट वैल्यूअर को चूज करा है उसका डिस्क्लोजर देना होता है, और आपने यदि कोई सिग्निफिकेंट अजम्पशंस दी हैं तो उसका भी आपको डिस्क्लोजर देके चलना होता है। फिर आप रिवैल्यूएशन करते कैसे हो, भाई अकाउंटिंग कैसे करोगे, तो उसके दो मेथड है। पहला है ग्रॉस मेथड और एक है नेट मेथड। ग्रॉस मेथड का मतलब क्या है, ग्रॉस मेथड में आप क्या करोगे, आप निकालोगे परसेंटेज चेंज ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज। फॉर एग्जांपल आपकी वैल्यू आ रही थी 1 लाख रुपए की, नेट बुक वैल्यू आ रही थी 1 लाख रुपए की, रीवैल्यूड अमाउंट आ रहा है 1,10,000 रुपए का, तो ये 10% का इंक्रीज हो गया। अब इस 10% के इंक्रीज से आप अपना ग्रॉस ब्लॉक और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ा दोगे। मैंने इंक्रीज का एग्जांपल लिया, 90 होता तो 10% डिक्रीज हो जाता, तो उससे आप अपना ग्रॉस ब्लॉक भी बढ़ा दोगे 10% से और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बढ़ा दोगे, और डिफरेंस कहाँ चला जाएगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर चला जाएगा। डिक्रीज के केस में भी आप अकॉर्डिंगली एंट्री करोगे। डिफरेंस कहाँ जाएगा वो अभी हम नीचे देखेंगे, डिफरेंस कहाँ जाएगा। नेट मेथड के अंदर आप क्या करोगे, आपका जितना भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ रहा है और जो ग्रॉस ब्लॉक आ रहा है आप उसको आपस में सेट ऑफ कर दोगे। फॉर एग्जांपल आपका ग्रॉस ब्लॉक आ रहा था 1 लाख रुपए का और आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आता है 60,000 रुपीज का, तो अब आप एसेट को कितना दिखा दोगे, आप एसेट को दिखा दोगे 40,000 रुपीज से। अब ये 40,000 की एसेट की रिवैल्यूड अमाउंट कितनी आ रही है, 44,000। तो आप क्या करोगे, ग्रॉस ब्लॉक को बढ़ा दोगे 4,000 से और रिवैल्यूएशन रिजर्व को बुक कर दोगे। यहाँ पे रिवैल्यूएशन रिजर्व, यहाँ पे मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने आपको बताया नहीं है, और अगर डिक्रीज है तो अकॉर्डिंगली वो ट्रीट हो जाएगा। अच्छा, जो मैंने यहाँ पे 1 लाख रुपए का एग्जांपल लिया है वो ग्रॉस ब्लॉक नहीं है, वो मैंने नेट बुक वैल्यू के कंपेयर करा है। ठीक साहब। चलो जी आगे, ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व। भाई अगर आपका गेन है तो आप क्या करोगे, अगर आपका रिवैल्यूएशन का लॉस है तो आप क्या करोगे। गेन है, गेन पहली बार हुआ है, अगर पहली बार गेन हुआ है तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में ले जाना, और अगर पहली बार लॉस हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाना। इतनी बात समझ में आती है तो बताओ। भाई पहली बार गेन हुआ है तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में, पहली बार लॉस हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सेकंड टाइम गेन हुआ है
तो इसका मतलब या तो अगर कंटिन्यूएशन में ही गेन होता आ रहा है तो वो फर्स्ट टाइम के अंदर ही कवर हो जाएगा, रिवैल्यूएशन गेन रिजर्व में चला जाएगा। सेकंड टाइम गेन का मतलब है कि पहले लॉस हुआ था, तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाओगे टू द एक्सटेंट जितना लॉस आपको हुआ होगा। तो जब पहला लॉस हुआ होगा वो आप कहाँ लेके गए होगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जब पहला लॉस फिर उसके बाद गेन हुआ है तो P&L में लेके जाओगे टू द एक्सटेंट लॉस डेबिटेड टू P&L अकाउंट। और अगर सेकंड टाइम लॉस हुआ है, सेकंड टाइम लॉस का मेरा मतलब क्या है, फर्स्ट टाइम गेन हुआ था तो आप सेट ऑफ कर दोगे रिवैल्यूएशन रिजर्व से, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम गेन हुआ होगा तो आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर दिखाया होगा, आप इसको सेट ऑफ कर दोगे और बैलेंस को कहां ले जाओगे, P&L अकाउंट के अंदर। अगर सेकंड टाइम लॉस था और फर्स्ट टाइम भी लॉस था तो फर्स्ट टाइम लॉस कहां गया होगा, P&L के अंदर, सेकंड टाइम भी कहां चला जाएगा, P&L के अंदर। अगर सेकंड टाइम गेन था और फर्स्ट टाइम भी गेन था तो फर्स्ट टाइम गेन कहां गया था, रिवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर, तो सेकंड टाइम भी कहां चला जाएगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर। ये एक अकाउंटिंग पॉलिसी चॉइस है, ये एक अकाउंटिंग पॉलिसी चॉइस है कंपनी के पास कि वो रिवैल्यूएशन रिजर्व का क्या करे, जो आप क्रेडिट करे जा रहे हो उसका वो क्या करे। वो कहते हैं जब ऐसे डिस्पोजल होगी तो आप सीधा जर्नलिज्म में ले जाना, रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जर्नलिज्म। या फिर जो एडिशनल डेप्रिसिएशन आ रहा है ड्यू टू रिवैल्यूएशन, आप हर एक साल उसको ले जाओ जर्नलिज्म में, एंट्री वुड बी सेम, अमाउंट वुड बी डिफर। भाई इसके अंदर क्या है, जब एसेट बिक गई तो सारा का सारा रिवैल्यूएशन उठा के जर्नलिज्म में डाल दिया। इसके अंदर क्या है कि हर साल जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है उससे रिवैल्यूएशन निकाल निकाल के जर्नलिज्म के अंदर डाल दिया। इस दोनों में से क्या करना है, ये कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसी चॉइस है। चलो उसके बाद बात कर लेते हैं, अच्छा इसके बाद हम बात कर सकते हैं इसकी, जो मैंने कहा था बाद में डिस्कस करेंगे। ये भाई आपने अंदाजा लगाया था कि 50 लाख रुपए लग जाएंगे, उसमें बदलाव भी तो आ सकता है, यदि उसमें चेंज आ गया तो आप क्या करोगे। चेंज आ गया तो अभी हमने देखा कि दो मॉडल होते हैं, कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल। तो यदि आप कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हो तो आप कॉस्ट ऑफ एसेट के अंदर उसको ऐड या फिर लेस कर दोगे। मेरे बच्चों ध्यान रखना, यदि ऐड करोगे तो चेक फॉर इम्पेयरमेंट, क्योंकि एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी तो ऑलवेज चेक फॉर इम्पेयरमेंट। अगर लेस करोगे तो उतनी लेस मत कर देना कि एसेट को ही नेगेटिव दिखा दो, तो जितनी एसेट की वैल्यू है उतना ही लेस करना, डिफरेंस कहां चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर चला जाएगा। यदि रिवैल्यूएशन मॉडल पे है और रिवैल्यूएशन गेन है और इंक्रीज हो गई लायबिलिटी तो रिवैल्यूएशन रिजर्व से सेट ऑफ कर दोगे, और अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व खत्म हो जाए तो डिफरेंस कहां डाल दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। रिवैल्यूएशन मॉडल पे है, रिवैल्यूएशन गेन है और डिक्रीज हो गई लायबिलिटी तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाल दोगे। रिवैल्यूएशन मॉडल पे है, रिवैल्यूएशन लॉस अगर आ रहा है और इंक्रीज हो गई लायबिलिटी तो लॉस वैसे ही P&L के अंदर चला गया होगा, तो कहां डाल दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, क्योंकि रिवैल्यूएशन लॉस ऑलरेडी आपका P&L में चला गया होगा। ये भी कहां चला गया होगा, ये भी तो P&L ही चला गया होगा। अगर डिक्रीज हो गया है तो कहां चले जाएगी, तो लायबिलिटी टू रिवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर चला जाएगा। सभी केसेस में आपको ध्यान रखना है, खाली खासकर रिवैल्यूएशन में आपको ध्यान रखना है कि जो एसेट की वैल्यू एट कॉस्ट होती उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। चलो जी अब बात कर लेते हैं डेप्रिसिएशन की। हमने अभी अभी समझा कि हम जो प्रीपेड एक्सपेंस को एक एक साल दिखा रहे हैं ये बोल के कि अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस है, पीपीई के अंदर वही डेप्रिसिएशन है। तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ओवर लाइफ। तो लाइफ के बेसिस पे जो आप सिस्टमेटिकली एलोकेट करते हो कॉस्ट को वो है डेप्रिसिएशन। ये कब स्टार्ट हो जाएगा, जब पीपीई रिकॉग्नाइज कर दोगे। पीपीई कब रिकॉग्नाइज कर दोगे, बताओ जी, पीपीई कब रिकॉग्नाइज कर दोगे। पीपीई कब रिकॉग्नाइज कर दोगे, जब वो रेडी हो जाएगी। इन कंडीशन एज इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट ने यानी कि आप लोगों ने जो कंपनी चला रहे हैं उन्होंने जैसी एसेट चाहिए थी जब वो वैसी रेडी हो जाएगी तब हम उसको पीपी दिखाएंगे, और जब हम उसको पीपी दिखाएंगे तब हम उसको डेप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे। अच्छा एक बात बताओ, मैंने अभी लैपटॉप का एग्जांपल लिया था, हाँ भाई हमने क्या करा, हमने लैपटॉप असेंबल करवा लिया तो अभी विंडोज नहीं डली थी, हाँ उसको बोलते हैं डॉक ओएस, डॉक सिस्टम।
आपने डॉक सिस्टम ले लिया, ठीक है, तो अभी विंडोज नहीं डली थी, तो लैपटॉप इज नॉट रेडी एज इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट। तो आप इस लैपटॉप को कहाँ दिखाओगे? आप दिखाओगे सिविक कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कि अभी ये रेडी नहीं हुआ है जैसी हमें इंटेंशन चाहिए। जब इस पे 1000 रुपए का और खर्चा करके विंडोज डलवा देंगे तो ये उस कंडीशन पे रेडी हो जाएगा जैसा ये हमें चाहिए। फिर ये 31,000 रुपए क्या एंट्री डल जाएगी, पीपी अकाउंट डेबिट टू सिविक और टू बैंक। सिविक में चला जाएगा 30,000 से निकल जाएंगे, 1,000 यहाँ आ जाएगा, 31,000 यहाँ आ जाएगा, और फिर ये 31,000 रुपए डेप्रीशिएट होने शुरू हो जाएंगे। क्यों डेप्रीशिएट होने शुरू हो जाएंगे? क्योंकि मेरे दोस्त अब ये रेडी हो चुकी है एज इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट, यानी कि आप लोगों ने जैसी ये एसेट चाहिए थी वैसी ये चालू हो चुकी है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो लैपटॉप है, ये जो लैपटॉप है ये अब वो काम करना शुरू कर दिया है इसने जैसा आपको चाहिए था। आपको कैसा चाहिए था कि ये आपके बिजनेस में काम करे, तो अब ये लैपटॉप आपके बिजनेस में काम करना शुरू हो चुका है। ये आपको रेवेन्यू चाहे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली देना शुरू कर दिया है। तो P&L में इसकी कॉस्ट जितना वो रेवेन्यू है उसके लिए जो कॉस्ट इनकर हो रही है, प्रोपोर्शनेट कॉस्ट, वो आनी शुरू हो जानी चाहिए, जो हमने यहाँ पे डिस्कस करा था। ये रहा कि भाई वो जो कॉस्ट है वो आनी शुरू हो जानी चाहिए, तो हेंस डेप्रिसिएशन जो है वो आना शुरू हो जाना चाहिए। सिविप जो है वो डेप्रिशिएट नहीं होता, ये भी हमने देख लिया। अगर कोई सिग्निफिकेंट पार्ट है, फॉर एग्जांपल लैपटॉप के अंदर कोई आपने ग्राफिक कार्ड ऐसा कुछ लगवा दिया जो लाइफ जिसकी अलग है और उसकी कॉस्ट भी डिफर करती है, सिग्निफिकेंट है, तो आप उसको अलग से डेप्रिशिएट करके चलोगे। जो उसकी रेजिडुअल वैल्यू है और जो लाइफ है, लाइफ आपको कहाँ से लेनी होती है? शेड्यूल 2 के हिसाब से लेनी होती है, उसको आप हर साल रिव्यू करोगे। अगर इसमें कोई चेंज आता है तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 अगर इसके अंदर कोई चेंज आता है तो वो क्या है? अकाउंटिंग एस्टिमेट का चेंज है। यदि डेप्रिसिएशन के मेथड में चेंज आता है तो वो भी क्या है? अकाउंटिंग एस्टिमेट का चेंज है। क्योंकि मेरे दोस्त आपने ये कैसे निकाला होगा? ये आपने निकाला होगा जिस पैटर्न पे उसकी कंजम्पशन हो रही है, पैटर्न ऑफ कंजम्पशन के बेसिस पे आपने निकाला होगा। तो हो सकता है ना आपकी अजम्पशन चेंज हो जाए। भाई फॉर एग्जांपल जो लैपटॉप है, आपका जो फाइनेंस के गाइड हैं, HR के लोग हैं, एडमिन के लोग हैं, वो लोग यूज कर रहे हैं, तो आप कह रहे हो कि तो नॉर्मल इसका तो यूसेज होगा, जैसे जो जो इसकी लाइफ है उसमें नॉर्मल यूज होगा, 3 साल की फॉर एग्जांपल लाइफ है, तो SLM मेथड। लेकिन यदि कोई प्लांट है उसका बिगिनिंग में यूज बहुत ज्यादा होगा, जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती रहेगी, कंपनी और प्लांट खरीदेगी और उसका यूज जो है पूरा कम होना शुरू हो जाएगा, नए प्लांट का यूज ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। जैसे फर्नीचर है, आप ये थोड़ा ना बोलोगे कि स्टार्टिंग में लोग उस पर ज्यादा बैठेंगे, बाद में लोग कम बैठेंगे, तो WDV लगा दो। तो आपको जिस हिसाब से उसके कंजम्पशन है ये दिखाता है कि क्या इंटेंशन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 की डेप्रिसिएशन को लेके। ध्यान से सोचो, वो ये कह रहे हैं कि जिस हिसाब से कंजम्पशन हो रही है आपको उसी हिसाब से डेप्रिसिएशन चुनना है, सो दैट उसी हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चा आए जो मैच करे रेवेन्यू के साथ। क्योंकि कंजम्पशन ने ही रेवेन्यू जनरेट कराया होगा, कंजम्पशन ने ही रेवेन्यू जनरेट कराया होगा। तो वो कह रहे हैं कि जिस हिसाब की कंजम्पशन है उसी हिसाब का मेथड होना चाहिए। यदि कंजम्पशन स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा है, बाद में बहुत कम है, तो WDV। यदि कंजम्पशन पैरेलल है तो SLM। यदि प्रोडक्शन के बेसिस पे कंजम्पशन है तो फिर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। अगर आप डिस्पोज ऑफ कर देते हो, यानी कि आपने एसेट को अब यूज करना छोड़ दिया एक्टिव यूज से, तो आप एंट्री क्या डालोगे? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसका उड़ा दोगे, बेच दी तो बैंक पार्टी या फिर ग्रॉस ब्लॉक, और डिफरेंस कहाँ डाल दोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। AS 10 के हिसाब से आपको डिस्क्लोजर भी देने हैं कि आपने क्या मेजरमेंट बेस यूज करा है, डेप्रिसिएशन मेथड, उसकी यूजफुल लाइफ क्या है। यदि वो शेड्यूल 2 से डिफर करती है तो फैक्ट आपको बताना है और टेक्निकल इवैल्यूएशन सर्टिफिकेट भी आपको लगा के चलना है। ग्रॉस ब्लॉक और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर आपको दिखाना है, और इसका रिको भी दिखाना है आपको नेट बुक वैल्यू से, कि ओपनिंग से लेके हमने ऐसा क्या क्या करा कि नेट बुक वैल्यू क्लोजिंग एट बैलेंस शीट डेट। इसका आपको रिको भी दिखा करके चलना है। तो ये है मेरे दोस्त AS 10 की समरी जो अब तक हमने अपनी क्लासेस के अंदर करी है। आई होप ये समरी आपको हेल्पफुल करेगी, एंड मुझे लगता नहीं है कुछ छूटा है, हाँ कुछ भी नहीं छूटा है साथ। तो आप ये नोट डाउन कर सकते हो, एंड हम आपको ये प्रोवाइड भी करा देंगे इसका PDF। आई होप ये आपको हेल्प करेगी, आप इसको नोट डाउन कर दो
एंड थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।